तो कहीं ना कहीं जो पहले कांग्रेस नॉन जाट की पॉलिटिक्स किया करती थी, अब वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में आ गई है और इसलिए उसको एक फायदा हो रहा है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में सत्ता मायने रखती है और बीजेपी ने 2014 में आने के बाद जो है सत्ता के मायने हरियाणा में बदले हैं। तो लेकिन भाजपा के आने के बाद कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे चौथे नंबर की पार्टियों में एक अलग से रेस शुरू हो गई है, क्योंकि आईएनएलडी परिवार के विभाजन के बाद कमज़ोर हो चुकी है, जेजेपी उसकी जगह ले चुकी है। कांग्रेस में जो आपस की जो गुटबाजी है उसके चलते कांग्रेस के अंदर भी जो खेमेबाजी बढ़ी है उसके चलते कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। गैर जाट वोटरों के पास अभी विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जाट वोटर मैक्सिमम देवलाल परिवार की पार्टियों के साथ जाते थे और नॉन जाट जो वोटर थे वो जाते थे कांग्रेस के साथ में। अब हालात कुछ उल्टे हो गए हैं कि नॉन जाट जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सेट हो गए हैं। हाँ, 3 साल के कार्यकाल में भाजपा के पास अभी दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी हालात को भांपने में नाकाम रहे। उनको ये महसूस नहीं हुआ कि उनके पार्टी का जो कैडर है उस कैडर की भावनाएं युवा सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ अटैच हो गई थी। जेजेपी गठबंधन की राह कितनी डगर आसान है या मुश्किल है, ये पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 साल के इस टाइम पीरियड से पहले बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं। न्यूज ऑनली के तमाम दर्शकों का स्वागत है आज की परिचर्चा में। 25 अक्टूबर को हरियाणा सरकार दूसरे कार्यकाल का तीसरा साल जो है वो पूरा करने जा रही है। कुल मिलाकर के पिछले कार्यकाल को देखा जाए 5 साल वो और 3 साल ये, 8 साल से सरकार सत्ता में काबिज है। 2 साल का वक्त जो है वो रह जाएगा। इसके बाद प्रदेश की जनता फिर से लाइनों में लगेगी और नई विधानसभा का गठन उसके लिए जो है वोटिंग की जाएगी। 2 साल के इस पीरियड के दौरान तमाम राजनीतिक दल फिर से अपनी जो नीति और जो सूझबूझ से फिर से प्लानिंग करने की तैयारी शुरू करेंगे, जब चुनाव मैदान में उतरना है और उस प्रदेश की जनता को फिर से अपनी बातों में उलझाना है और फिर से नई नीतियां जो हैं वो लोगों के बीच में लेकर के जानी है। प्रदेश की तमाम चीजों के ऊपर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति के ऊपर बहुत सूझबूझ से लेखन करने वाले एक चिंतक जो हैं वो मेरे साथ मौजूद कुलदीप सोरान साहब। कुलदीप सोरान साहब, स्वागत है आपका आज की परिचर्चा में। बहुत सारी, क्योंकि अब 2 साल का वक्त जो है अब रहने वाला है। 3 साल का आकलन, पहला सवाल मेरा ये है कि 3 साल का आकलन कैसे किया जाना चाहिए? देखिए, हम 3 साल का आकलन करने के बजाय अगर हम पूरे 8 साल का आकलन करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 8 साल से कंटिन्यू यही सरकार चली आ रही है। वो सरकार एक पार्टी की सरकार पहले थी, अब गठबंधन की सरकार है। तो जो 3 साल का कार्यकाल है ये इस नज़रिए से लगे क्योंकि गठबंधन के बीच में दोनों पार्टियां जेजेपी और बीजेपी के बीच में सत्ता का बंटवारा है और सत्ता के बंटवारे के बीच में सरकार चलाना एक बड़ा चैलेंज होता है और इस चैलेंज को दोनों पार्टियों ने सफलता से पूरा भी किया है। ये भी कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा के इतिहास में कि गठबंधन के 2 सहयोगियों में कोई विवाद नहीं हुआ है। गठबंधन के 2 बड़े नेताओं में मनोहर लाल खट्टर में और दुष्यंत चौटाला में कोई आपस में कहासुनी नहीं हुई है। उनके रिलेशन कंटिन्यू बेटर हैं। तो सरकार स्मूथली चल रही है, लेकिन सरकार के सामने कई तरह के चैलेंज आए हैं। सरकार कई मोर्चे पे पास हुई है, कई मोर्चों पर फेल भी हुई है। तो इस नज़रिए से कहा जा सकता है कि 3 साल का कार्यकाल जहां सरकार के लिए, सत्ताधारी पार्टियों के लिए सुखद रहा है, वही जनता के लिए कई मोर्चों पे चैलेंजिंग रहा है। पहला कार्यकाल भाजपा का देखा जाए बहुत सफलतापूर्वक उस वक्त में पूरा कर लिया था, खुद जो है सरकार बनाने में सक्षम हुई थी बीजेपी पार्टी। लेकिन दूसरी टर्नओवर में जो है आते आते बहुत ज़्यादा एक डाउन देखने को मिला, खुद अपने बूते पे सरकार बनाना भी मुश्किल था। भाजपा का मौजूदा आकलन क्या है? देखिए, भाजपा कहीं ना कहीं सुखद हालात से गुजर रही है। उसका रीज़न ये है कि भाजपा को कहीं ना कहीं हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो जाट और गैर जाट 2 पोर्शन हमेशा बट के चलती आई है। तो भाजपा के लिए सुखद हालात हैं कि आज नॉन जाट पॉलिटिक्स के तौर पर वो सबसे ऊपर वो बैठी है, क्योंकि कांग्रेस की कमान अप्रत्यक्ष तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में आने के बाद कहीं ना कहीं ये हो गया कि कांग्रेस में जाट लीडरशिप है, जेजेपी में जाट लीडरशिप है, आईएनएलडी में जाट लीडरशिप है। तो कहीं ना कहीं जो पहले कांग्रेस नॉन जाट की पॉलिटिक्स किया करती थी, अब वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में आ गई है और इसलिए उसको एक फायदा हो रहा है। तो जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं कांग्रेस हाईकमान के सामने, तो उसका जो एक तरीके से नुकसान यहाँ पर जो है उठाना पड़ रहा है पार्टी को। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए क्या है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में सत्ता मायने रखती है
और बीजेपी ने 2014 में आने के बाद जो है सत्ता के मायने हरियाणा में बदले हैं। उससे पहले क्या था कि एक बार कांग्रेस आ जाती थी तो कभी बंसीलाल आ गए अपोजिट में, कभी चौटाला परिवार या देवीलाल परिवार आ गया। तो लेकिन भाजपा के आने के बाद कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे चौथे नंबर की पार्टियों में एक अलग से रेस शुरू हो गई है, क्योंकि आईएनएलडी परिवार के विभाजन के बाद कमज़ोर हो चुकी है, जेजेपी उसकी जगह ले चुकी है। कांग्रेस में जो आपस की जो गुटबाजी है उसके चलते कांग्रेस के अंदर भी जो खेमेबाजी बढ़ी है, उसके चलते कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और उनके बीच में चुपचाप से आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है। तो एक टाइम था हरियाणा सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भाजपा जो जाटवाद था वो कहीं ना कहीं हावी देखने को मिलता था। तो माना जाता है तो गैर जाट जो जातियां हैं आज की डेट में वो कहीं फायदा ज्यादा ले रही हैं, उनको बहुत सुखद एहसास महसूस हो रहा है हरियाणा में। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सुखद एहसास का। आप ये कह सकते हैं कि गैर जाट वोटरों के पास अभी विकल्प नहीं है, क्योंकि उससे पहले क्या था कि जाट वोटर मैक्सिमम देवलाल परिवार की पार्टियों के साथ जाते थे और नॉन जाट जो वोटर्स थे वो जाते थे कांग्रेस के साथ में। अब हालात कुछ उल्टे हो गए हैं कि नॉन जाट जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सेट हो गए हैं और कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कह लीजिए, जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से कह लीजिए, आप किसान आंदोलन की वजह से कह लीजिए, तो सारे फैक्टर मिला के जाट वोटर कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में ज्यादा हो गए हैं और बीजेपी गैर जाट वोटरों की एक पहली पसंद बन गई है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनको भी अपनी नीति पर और समीकरणों में काफी चेंज करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हरियाणा की पॉलिटिक्स इस निर्णायक दौर पर पहुंच गई है कि आप देखिए कि ऐसे हालात बदले हैं कि हरियाणा की सत्ता पे लगभग जो है 11 साल तक राज करने वाले भजनाल के परिवार को बीजेपी में जाकर एंट्री करनी पड़ी है। कुलदीप बिश्नोई को अपने बेटे को और अपने को खुद के सियासी कैरियर के लिए बीजेपी का दामन थामना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए और हर बड़े नेता के लिए ये चिंतन का दौर है, डिसाइडिंग दौर है और इसलिए सारी पार्टियां और सारे नेता फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए जो 2 साल के बाद चुनाव हुआ है उसके तैयारियों में भी से लगे हैं। भाजपा की इस 3 साल की उपलब्धियां, 5 साल की उपलब्धियां क्योंकि गिना करके वो फिर दूसरे टेनोर में आने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब ये 3 साल की बड़ी उपलब्धियां क्या रहेंगी? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो 3 साल का जो कार्यकाल अब की बार का है उसमें भाजपा कोई बड़ी उपलब्धि दिखाने में नाकाम रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हरियाणा में बेरोजगारी का है उसको लेकर सरकार बार बार कटघरे में खड़ी होती है। बार बार न तो नौकरियों का समय पर भर्ती हो पा रही हैं, न समय पर रिजल्ट आ पा रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं पर उनके बड़े बड़े अधिकारी जो चयन प्रक्रिया में शामिल है वो पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार के ऊपर सवालिया निशान ज़्यादा लगे हैं। मेरा ये सवाल जो था, ये आप जो नेक्स्ट सवाल था नाकामियां भाजपा सरकार की, तो मेरे ख्याल से जवाब आपने जो है रेलेवेंट वो वहां जो है वो खड़ा कर दिया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान अब मौजूदा दौर में जो एक तरीके से भाजपा सरकार का एक कार्यकाल देखा जाए, अगर आंकलन किया जाता है तो उसकी उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है, लेकिन कुछ खास उपलब्धियां आपकी नजर में नहीं है। हाँ, 3 साल के कार्यकाल में भाजपा के पास अभी दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है जो ये कह सके कि हमने किया है। हाँ, जैसे बीजेपी ने एक जो है गेम खेला है कि जो बीसी के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया है वो एक ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि बीसी वोटर लगभग 26-27% है और इस वोटर के बलबूते पर ही भाजपा सत्ता में आई है, क्योंकि ये वोट बैंक कभी कांग्रेस का एक खास वोट बैंक होता था और आज जो बीजेपी के साथ सेट हो गया है तो उसको मद्देनजर रखकर ही भाजपा ने उनको आरक्षण दिया है। जेजेपी पार्टी एक तरह से कहा जाए कि बहुत ज़्यादा फायदे में ही रही शुरू से, क्योंकि 10 पहली बार पार्टी बनी, चुनाव पहली बार हुआ, 10 विधायक आ गए, सरकार को समर्थन लेना पड़ गया और उप मुख्यमंत्री पद, फिर मलाईदार पद। तो किस तरीके से आज आकलन करेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि जेजेपी का सत्ता में शामिल होना उसके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि अगर ये सत्ता में भागीदार नहीं बनते तो इनका अंजाम भी वही होना था जो 2009 में कुलदीप बिश्नोई के साथ हुआ था। देखिए, कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी उस टाइम में, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई के विधायकों को तोड़ा। इस बार वही हालत बीजेपी के साथ है। बीजेपी को टिकाऊ सरकार चाहिए थी, वो चाहती तो वो 7 निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी के हाईकमान को ये कैलकुलेशन आ गया कि अगर आपने 7 इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ में सरकार बनाई तो उसके ब्लैकमेलिंग ज़्यादा रहेगी, प्रेशर ज़्यादा रहेगा और जेजेपी के साथ जाने से आप एक क्लीन जो सरकार चला सकते हैं, बिना प्रेशर की सरकार चला सकते हैं। और इसका फ़ायदा पूरे तरह से दुष्यंत चौटाला ने उठाया और दुष्यंत चौटाला ने पिछले 3 साल में तमाम विरोधों के बावजूद अपने आप को पॉलिटिक्स में स्टेबल किया है। देखिए, पॉलिटिक्स करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास बड़ा रसूखदार पद चाहिए और दूसरा आपके पास पैसा चाहिए। जब आप सत्ता में शामिल होते हैं, जब आप डिप्टी सीएम बन गए हैं तो आपको एक पॉलिटिकल रसूख मिल गया है। आप जो फ्यूचर में अपनी पार्टी को एक फाइटिंग पोजीशन में ला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदार बनकर
आम जो जननायक जनता पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद साबित तो शरद जी, कुल मिलाकर के देखा जाए तो परिवार तो इनेलो ही था। इनेलो का जो एक जनाधार था, जो वोट बैंक था, उसको कहीं ना कहीं मोड़ करके जेजेपी की तरफ मोड़ दिया गया और इनेलो को एक तरह से अकेला छोड़ दिया गया। देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी हालात को भांपने में नाकाम रहे। उनको ये महसूस नहीं हुआ कि उनकी पार्टी का जो कैडर है, उस कैडर की भावनाएं युवा सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ अटैच हो गई थी। उनको ये लगा कि दुष्यंत चौटाला इनेलो की सरकार बना सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी गलतफहमी में रहे कि कैडर उनका है, पार्टी उनकी है, वोट बैंक उनका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी का एक जो वर्चस्व कह लीजिए, जो फैमिलीज़ के अंदर जो है एक डोमिनेटिंग पोजीशन कह लीजिए, तो उसकी वजह से पूरा समीकरण चेंज हो गए और उसकी वजह से 11 महीने के अंदर जहां दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए 10 सीटें जीतकर, वहीं पर 19 सीटों से लुढ़ककर लोकदल सिर्फ जो है पूरी तरह से इनेलो खाली जो है बिल्कुल जीरो लेवल पे आगे खड़ी होगी और एकमात्र जो है अब सिर्फ अभय चौटाला जो है वो इलाहाबाद से एमएलए रह गए। तो इनेलो के अगर भविष्य की बात करें, वो कैसे देखा जाए? देखिए इनेलो के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हालात हैं, क्योंकि इनेलो के पास न तो फिलहाल कैडर है, न वोट बैंक है। तो इनेलो को कहीं ना कहीं एक जो है निचले जो संघर्ष का दौर से निकलने के लिए उनको दो चीज़ों का उनके सामने एक विकल्प है। पहला, जेजेपी फेल हो, और दूसरा पुराना वोट बैंक उनके पास वापस लौट कर आए। तो जहाँ तक किसान आंदोलन निकाल लीजिए, बीजेपी के साथ गठबंधन लगा लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ वोट बैंक जेजेपी से छिटक कर इनेलो के साथ जा रहा है। लेकिन उसमें भी एक कारण ये है कि जो जाट वोटर ने पिछली बार भी उसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, इस बार भी बीजेपी के खिलाफ वोट देगा। अगर उसको ये लगा कि हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है, तो वो वोट बैंक जेजेपी से इनेलो की तरफ वापस जाने के बजाय वो चला जाएगा कांग्रेस को। लेकिन वो कट्टर वोट बैंक जिसने आज तक कभी देवीलाल परिवार की पार्टियों से बाहर वोट नहीं दिया, वो निश्चित तौर पर इनेलो के पास वापस जा सकता है, उसका फायदा इनेलो। लेकिन लोग तो दुष्यंत चौटाला में देवीलाल की छवि भी देखते हैं और उस वजह से जो है, और दूसरा अब मौका मिल गया सरकार में आने का, सरकार चलाने का अनुभव हो गया, उप मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या कह सकते हैं, इनेलो को इसका जो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जो बहुत बड़ा एक कैडर था, बड़ा वोट बैंक था इनेलो का, वो यहां से शिफ्ट नहीं हो पाएगा। देखिए दुष्यंत चौटाला को दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि उनके परिवार के 4 मेंबर खुद दुष्यंत चौटाला, उसके बाद दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला, चारों के चारों एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और चारों के चारों डेली कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंक्शन में शामिल होते हैं। तो उनकी एक्टिविटी ग्राउंड के ऊपर, फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। वो एक्टिविटी इनेलो के अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यू अभय चौटाला के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके बड़े बेटे करण चौटाला के साथ जुड़े हुए हैं। अब ओम प्रकाश चौटाला जी 87 ईयर्स के हो चुके हैं, तो उनकी मूवमेंट कम है। और आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं आज दुष्यंत चौटाला ने अपने आप को सरकार में भागीदार बनाकर अपने साथ में लोगों को भी जोड़ा है और कैडर को भी जोड़ा है, जिसके चलते उनका अपर एंड है। गठबंधन की राह, जेजेपी की गठबंधन की राह कितनी डगर आसान है या मुश्किल है, ये पूरा होगा या नहीं होगा? क्योंकि 2 साल के इस टाइम पीरियड से पहले बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। देखिए मैं ये मानता हूँ कि अगले 1 साल तो गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक भविष्य की बात है, जेजेपी एक प्योरली एक प्रोफेशनल पार्टी है। वो ये देखेगी कि जेजेपी के साथ गठबंधन करने से अगर उसकी सीटें बढ़ती हैं तो वो गठबंधन करेगी। अगर उसको ये लगा कि गठबंधन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सीटें बांटनी पड़ेंगी जेजेपी के साथ, तो गठबंधन नहीं करेगी। जहाँ तक मैं पिछले जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, आपको ध्यान होगा कि चाहे बहादुरगढ़ है, चाहे गन्नौर है, चाहे राई है, चाहे गोहाना है, जेजेपी बीजेपी ने चुनाव लड़ा और पहली बार इन इलाकों में जो है बीजेपी ने अपने चेयरमैन बनाए। अगर बीजेपी उस रिजल्ट को ध्यान में लेकर चलेगी तो वो जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। और अगर बीजेपी को ये लगा कि अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है तो फिर अलग। तो अभी तक इस तरह का कोई भी मतलब सुगबुगाहट भी शुरुआत नहीं हो पाई कि ये आगे गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है, जेजेपी का भविष्य क्या होने वाला है, साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये टाइम तय करेगा। या आने वाले 2 साल का वक्त जो है ये तय करेगा कि भविष्य क्या होगा। देखिए सुनील, मैं मानता हूँ कि जो नवंबर में शायद जो आदमपुर का उपचुनाव होगा वो एक डिसाइडिंग पॉइंट होगा। उस पॉइंट से हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जो सत्ता है वो 2 उपचुनाव हार चुके, बड़ौदा भी हारी, एलनाबाद भी हारी। अब कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में लाने के बाद ये सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ा चुनाव है। इस चुनाव का जो परिणाम है वो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो
हुड्डा परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दुष्यंत चौटाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल ने आदमपुर में जाकर एक तरह से चुनाव का श्री गणेश कर दिया है, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया बिसात कहीं ना कहीं बिसनी शुरू हो चुकी है। अभी हल्की 2 साल का लंबा वक्त जरूर है, लेकिन वो जो राजनीतिक उबाल जो है आना, वो अभी से शुरू होता दिखाई देगा। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और भी मानता हूँ सुनील, जो है कि मैं नहीं मानता कि चुनाव में 2 साल हैं, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव में 1 साल है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 75 पार के नारे के साथ चुनाव लड़ा था और वो 39 पे आके रह गई थी। अब की बार बीजेपी को पता है कि रिस्क नहीं ले सकती। मुझे लगता है कि जो मई में 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उनके साथ में ही विधानसभा के चुनाव होंगे और उन चुनाव में जो है स्टेट का चुनाव भी शामिल होगा। तो 1.5 साल हो गया, अब 1.5 साल है तो उसमें से आप 6 महीने पहले काट दीजिए, क्योंकि चुनाव का माहौल बन जाता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 2023 ही खाली पड़ा है और चुनाव में 1 साल ही बाकी है। और नवंबर में जो आदमपुर का चुनाव होगा, उसके साथ ही हरियाणा में इलेक्शन के एक तरह से जो है पूरी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, आगाज हो जाएगा चुनाव परिणाम का। तो जेपी नड्डा साहब का दौरा भी इसी परिदृश्य में माना जा सकता है। उसी परिदृश्य में है। आप देखिए कि जो पंचायत चुनाव होने उसको लेकर बीजेपी ने कितनी तैयारियां की हुई हैं कि वो जब पूरे जो है शक्ति केंद्रों को लेकर, सारे वार्डों को लेकर, सारे जो है पूरे संगठन को लेकर, कल भी ओम प्रकाश धनखड़ ने रोहतक में मीटिंग की। तो बीजेपी पूरी कैलकुलेशन कैसा चल रही है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। इस मामले में वो बाकी पार्टियों से आगे है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 9 साल से संगठन नहीं है। मैं अभी बिल्कुल कांग्रेस के मुद्दे पे ही मैं अभी नेक्स्ट आने वाला हूं, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा मुद्दा, 31 विधायक हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या कांग्रेस का माहौल, अंदरूनी माहौल सब ठीक ठाक है? देखिए, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का अंदरूनी माहौल पिछले 30 साल से ऐसा ही रहा है। जिसकी हाईकमान के ऊपर पकड़ होती है वो खेमा मजबूत होता है और बाकी जो है डाउन हो जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा है कि भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा चैलेंज नहीं मिल रहा, क्योंकि रीजन ये है कि आपके जो बड़े कंपटीटर थे, वीरेंद्र सिंह चले गए, राव इंद्रजीत चले गए, कुलदीप बिश्नोई चले गए, एक तरह से रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान शिफ्ट कर दिया, शैलजा को अभी पद से हटाया गया है, किरण चौधरी थोड़ा ट्राई कर रही है अपने आप को बराबर में शो करने के लिए जो हो। तो लेकिन इस सारे खेल में भूपेंद्र हुड्डा के पास आज पार्टी के हरियाणा में कमान है, उनका हिसाब से संगठन बन रहा है, उनके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष है। और मुझे लगता है कि 9 साल से जो संगठन नहीं है वो अगले, लगता है मुझे 5-7 दिन के अंदर शायद संगठन भी घोषित हो जाए। कुमारी शैलजा एक बड़ा चेहरा थी, केंद्रीय राजनीति से भी संबंध रखती हैं और गांधी परिवार की भी नजदीकियां काफी हैं, उनको हटाया जाना और घर बैठे पूर्व एक विधायक उदय भान को लाया जाना कांग्रेस को कहीं संजीवनी दे पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये ब्लंडर मिस्टेक किया है। कांग्रेस ने 2 गलतियां की हैं। पहला, उनको शैलजा को नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि शैलजा का जो कद है वो कद उदय भान से 10 टाइम्स ज़्यादा है। दूसरा, कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता, अगर शैलजा को हटाना ही था तो कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष बनाते, उसे जो नॉन जाट बिल्कुल नॉन जाट को साधा जा सकता था, उस वोट बैंक को जो है पूरा किया जा सकता था। सत्ता में कांग्रेस की वापसी तभी होगी जब नॉन जाट वोट बैंक कांग्रेस साथ वापस आएगा, क्योंकि जो जाट वोट बैंक है वो आपका 6 जगह बटेगा। उसके दावेदारी कांग्रेस की भी है, जेजेपी की भी है, आईएनएलडी की है, बीजेपी की भी है, आम आदमी पार्टी की भी है। तो उन हालात में अगर कांग्रेस ये सोचती है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ये सोचते हैं कि भाई उदय भान को अध्यक्ष बना के वो सत्ता बना लेंगे, तो मुझे वो गलतफहमी तो कोई इस वक्त डम्मी और एक रबड़ स्टैंप कहना कोई गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल, वो तो रिमोट कंट्रोल कह लीजिए, रबड़ स्टैंप कह लीजिए, उदय भान तो वही दे। आप आज शायद आपने देखा नहीं कि कांग्रेस के इतिहास में आज पहली बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कोटे से, पैसे से आज भूपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन की बधाई दी गई है। बिल्कुल। जबकि पार्टी के कोष को आप ऐसे किसी नेता के जन्मदिन पर आप खर्च नहीं कर सकते हैं, वो संगठन के लिए खर्च तो वो जाहिर है कि जब प्रदेशाध्यक्ष के उस वहां से वो सारी चीजें कंट्रोल की जा रही हैं। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, अजय यादव, बड़े एक कैप्टन अजय, बड़े नाम है ऐसे हरियाणा की कांग्रेस की राजनीति के। क्या ये वर्चस्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वीकार कर पाएंगे? और नहीं अगर स्वीकार करते तो निश्चित रूप से क्या इसका नुकसान चुनाव में होगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से किरण चौधरी ने अपना जो एक सक्रियता बढ़ाई है तो वो उनको स्वीकार नहीं करेंगी। अगर सत्ता बनती है तो मजबूरी में सारे नेता भूपेंद्र हुड्डा के नीचे, जैसे पहले 2005 से 2014 तक थे, वैसे नीचे काम करेंगे, लेकिन उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये खेमे अलग ही रहेंगे। क्या है कि जैसे कैप्टन अजय यादव है, वो जो है लोटे की तरह हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं जो वो। और रणदीप सुरजेवाला सेंटर में अपने हाईकमान के साथ सेट में है, ऐसे शैलजा भी सेंटर में हाईकमान के साथ में सेट है, और किरण चौधरी का भी वही है। तो इन नेताओं का जो फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए था
वो भूपेंद्र हुड्डा के दबदबे के कारण जो कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा नहीं पा रही, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांग्रेस हाईकमान केंद्रीय जो एक टीम है इनकी, या राहुल गांधी के यहाँ से जो सब कैंप से जब चलता है सब कुछ, वहां नेतृत्व का अभाव, वहां कमी, वहां उनको जो गाइड करने वाले लोगों की कमी, और उसी का परिणाम जो यहाँ पर कि आज कांग्रेस इस दौर से गुजर रही है। देखिए ना सुनील, जो है कि एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही करके जो हो, जब आप कुलदीप बिश्नोई जैसे एक बड़े नेता को आप जाने देते हैं, उनसे मुलाकात के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो इसका मीनिंग ये है कि या तो आपके सलाहकार आपको मिसगाइड कर रहे हैं और दूसरा आपकी खुद की समझ नहीं है। क्योंकि हरियाणा की पॉलिटिक्स में साफ तौर पर छाप नज़र आती है, एक समीकरण नज़र आते हैं कि जब तक आप दो नॉन जाट वोटर्स को अपने साथ नहीं लेंगे, आप सत्ता नहीं ले सकते, तो ऐसे में आके बड़े नेता को आप कैसे जाने दे सकते हैं। तो इस तरीके के माहौल में तो आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस का भविष्य जो है अंधकार में अभी से दिखाई दे। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि आज हरियाणा की जो सत्ता है, सियासत है, वो बीजेपी वर्सेस अन्य पर है जो वो। अब डिपेंड ये करता है कि भाई जो अन्य का मामला है उसका फ़ायदा कांग्रेस उठाएगी या आम आदमी पार्टी उठाएगी। क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो केजरीवाल ने जो आदमपुर के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने बातें कही, उनमें गहराई थी, और वो गहराई ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल 2024 के चुनाव में हो सकता है हरियाणा में खुद को सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ जाएं। तो ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां भी बढ़ेंगी और बीजेपी के लिए बढ़ेंगी जब वो। तो हालात अभी जो आदमपुर के चुनाव के बाद मैंने आपको बताया उसके हिसाब से डिसाइड होंगे आदमपुर में कौन सी पार्टी नंबर 1 पे रहेगी, कौन सी नंबर 2 पे रहेगी, कौन सी नंबर 3 पे रहेगी। ये चुनाव वो तय करने वाले हैं, वहीं से जो है सब कुछ डिसाइड होने वाला है। हाँ। लेकिन पानी से मछली को बाहर निकाल दिया जाए ऐसी तड़प आम आदमी पार्टी में वो अभी से दिखाई देती है। हरियाणा जीतने का एक जो जुनून जो है वो अभी से दिखाई, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन का प्रवास हुआ और भगवंत मान को साथ मिलाया गया, तो इस तरीके का तमाम चीज़ें जो यहाँ पर जोड़ी गई। रैली आदमपुर में की गई, आदमपुर से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है वो उसकी वहाँ से आधारशिला रखने का मतलब कि आदमपुर को जीतने का मंत्र अभी से नहीं। इसमें आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको जो है केजरीवाल को अगर इंडिया मेक 1 अगर अभियान का आगाज़ करना था तो उसके लिए दिल्ली थी, उसके लिए बेंगलोर था, कलकत्ता था, मुंबई थी, बड़े बड़े शहर थे, चंडीगढ़ था। तो आखिर क्या हालात थे, उनको अपने गृह नगर में जाकर उस मिशन का आगाज़ करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल का निशाना दूसरी जगह भी है और वो हरियाणा की सत्ता है, हरियाणा की सियासत है। पंजाब परिणाम ने हरियाणा के आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक कैल्शियम देने का काम किया था। बिल्कुल ये संजीवनी मानूंगा उनको मैं जो है। उससे पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लाइटली लिया जा रहा था, लेकिन पंजाब में बड़ी जीत के बाद एकदम ग्राफ बढ़ा आम आदमी पार्टी का, और आज हर गांव के अंदर आम आदमी पार्टी के आपको सपोर्टर नजर आएंगे। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसको फायदा हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अभी दबी हुई आग है, राख के नीचे एक आग जो है वो दिखाई दे रही है, जो निकल करके एकदम से आएगी और चुनाव के टाइम पे, क्योंकि अभी ये जनाधार अभी से बढ़ना शुरू हो रहा है। देखिए, मैं तो इसमें सीधा 2 लाइन में बात कहूँगा इस बारे में कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद सीएम प्रोजेक्ट होकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी सत्ता की दावेदार होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी को अभी 2029 तक वेट करना तो त्रिंकुश उसका भी देखना पड़ सकता है कि हरियाणा में बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे मुकाबला। फिर वही बात है कि अरविंद केजरीवाल आए तो फिर त्रिशंकु सीधा फैसला होगा और उस फैसले के अंदर जो है सीधी सरकार बनेगी, और उस सरकार में पहला नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ नॉन जाट वोटरों पर टिकी हुई है। और नॉन जाट वोटरों में देखिए, जब 10 साल की सत्ता हो जाती है तो एक सत्ता विरोधी माहौल बनता है। उस माहौल का फ़ायदा कौन सी पार्टी उठाएगी? केजरीवाल की पार्टी के साथ फ़ायदा ये है कि उनके साथ में आज हर वर्ग का उनको समर्थन है, तो उनकी पार्टी राइज करने के चांसेस लेकिन ज़्यादा हैं। हर वर्ग के समर्थन के साथ में फ्री की जो राजनीति है, ये रेवड़ीबाजी जो राजनीति है, ये समाज को किस दिशा में ले जा रही है? क्या ये ठीक है? देखिए, अगर मैं देश और समाज की बात करूं तो ये जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं वो देश के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि देश की डेवलपमेंट में जो पैसा लगना चाहिए वो फ्री की योजनाओं में पैसा लग रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए हर पार्टी ये लॉलीपॉप देती है, और वो जो है केजरीवाल ने पहले भी दिया। फ्री की रेवड़ी से सामाजिक ढांचा जो है या सरकारी ढांचा जो है उसको कितना लॉस है कि उसका, क्योंकि फिर आप ये मान के चलें कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ गया, 2 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया, अब सरकार बनते ही भगवंत मान पीएम साहब के पास पहुंच जाते हैं 1 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए, तो ये किस तरीके से चलता रहेगा, कैसे और कब तक? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो ट्रेंड चला है ये ट्रेंड बहुत खराब है। आप देखिए मनरेगा के कारण क्या हुआ है कि
करोड़ों लोग जो है वो सिर्फ मनरेगा के दिहाड़ी के लिए वो उसके रहनुमाई पर हो गए हैं, उसके आश्रय हो गए हैं, पूरी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। ऐसा ये फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये चीज़ें जो है आपके जो यंग जो मैन पावर है उसके टैलेंट को कम कर रहे हैं, उनको फ्री का खाने की आदत डाल रहे हैं, तो देश के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि ये चीज़ें जो है आप जहाँ पैसा विकास में लगना चाहिए वो जो फ्री योजना में लग रहा है उससे देश पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। आपसे निकल करके आते हैं कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हल्के पे। आदमपुर शुरू से भजनलाल परिवार का गढ़ रहा। मेरी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई, अभी कुछ हाल में हिसार का दौरा भी हुआ, तब भी मेरी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना है कि परंपरागत एक वोट बैंक है और उन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ है, वो किसी भी पार्टी में रहे उनसे बाहर नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई एक लंबी राजनीति करते आए, पिता के साथ से लगातार चलते आए, MP भी रहे, सब कुछ उन्होंने देखा। अब वो भव्य बिश्नोई पे फोकस कर रहे हैं पूरी तरह से। क्या मानते हैं भव्य बिश्नोई का भविष्य? क्या आदमपुर हल्के की जनता जो है वो अपने नए युवराज को पूरी तरह से स्थापित करने में मदद करेगी? देखिए, भजनलाल परिवार 26 साल के बाद पहली बार सत्ता के साथ चुनाव लड़ रहा है, और आपने सही कहा कि भजनलाल परिवार का आदमपुर में वर्चस्व रहा है। चाहे उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो भी भूपेंद्र हुड्डा उनको नहीं हरवा पाए, तो उनका जो दबदबा है वो अब की बार भी कायम रहने के आसार हैं। और कुलदीप बिश्नोई ने शायद एक फोकस रखकर भविष्य के अपने परिवार की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के ये फैसला किया है, क्योंकि उनको लगता है कि बेटे को स्थापित करना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो जाहिर है कि वही जो आप अभी बात कर रहे थे कि इसका परिणाम जो है वो आगे की भविष्य की राजनीति, हरियाणा की राजनीति, सत्ता की राजनीति जो है उसको तय करेगा। तो अगर इस तरीके से परिणाम आता है कि लोग भव्य के ऊपर अपना विश्वास जाहिर करते हैं, भजनलाल परिवार के ऊपर फिर उससे ठप्पा लगता है, तो फिर बीजेपी को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, इसका पूरा फायदा बीजेपी को होना है, क्योंकि बीजेपी 2 उपचुनाव हार चुकी है, और ये चुनाव अगर जीतती है तीसरा, तो बीजेपी को 2024 के लिए एक जो है इजी माहौल बनता है, उसके पक्ष में लहर बनती है, और ये साबित कर सकती है कि देखो हमारे पक्ष में जनमत है। क्योंकि देखिए आदमपुर में क्या है, आदमपुर में लगभग 70,000 के करीब वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई का है। उसके बाद 35,000 के करीब वोट बैंक जो है बीजेपी को मिला था, और 22,000 वोट मिले जेजेपी के। तो तीनों के तीनों ही जो खेमे हैं वो मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होगा और भव्य बिश्नोई को होगा। अब बात करें 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जयंती, और उस मौके पे एक बहुत बड़ा आयोजन फतेहाबाद में, और उसके भरोसे, उसके बूते, उसको ध्यान में रखते हुए एक तीसरा मोर्चा गठन। तीसरा मोर्चा क्या है, क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, क्या कुछ सफलता हासिल हो सकती? देखिए, जो तीसरे मोर्चे में भी जो है तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, दूसरा मोर्चा, ये कई चीज़ें चल रही हैं। कहीं पर केजरीवाल जी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर ममता जी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर नीतीश कुमार प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जो फतेहाबाद का जो कार्यक्रम है उसमें मुझे लगता है कि तीसरे मोर्चे लिए कोई बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन वो इनेलो के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इनेलो के साथ जो पुराने, चाहे देवेगौड़ा फैमिली है, चाहे वो नायडू फैमिली है, उसके हिसाब से बादल फैमिली है, वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी पार्टियों को भी अपना वजूद को बचाए रखने के लिए एक मंच पर आने की जरूरत है। और मंच पर आने के लिए कहने के 25 सितंबर जो कार्यक्रम है वो एक बड़ा मंच सबको दे सकता है, और यहाँ तीसरे मोर्चे की एक नींव पड़ सकती है। कम से कम 5-7 पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं। चौधरी देवीलाल ने शुरुआत की थी तीसरे मोर्चे की, और जनता दल बनाया गया था, पहली बार मौका मिला 96 में, ऐसी देवेगौड़ा जो है वो PM बने। तो क्या ये उसी चीज को दोहराने का, उसी चीज पे, उसी डर्रे पे चलने की तैयारी हो रही है कि एक बार जीत हासिल हुई थी, इस बार एक बार प्रयोग करके देखा जाए प्रैक्टिकली? देखिए, उन हालात में इन हालात में फ़र्क है। 1987 में चौधरी देवीलाल अपनी पॉलिटिक्स के शीर्ष पर थे, जो उनकी लोकप्रियता जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक थी। जो आज वो पोजीशन ओम प्रकाश चौटाला की नहीं है। आज पूरे जो एक नया जो तीसरा मोर्चा बनेगा उसकी कमान कौन संभाले, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या नीतीश कुमार संभालेंगे? बिल्कुल, नीतीश कुमार को, मतलब जहां तक मेरा आंकलन कहता है, नीतीश कुमार को PM फेस बना करके और सभी को इकट्ठा करने का दायित्व जो है चौटाला साहब निभा रहे हैं। हाँ, देखो, अगर हम दिल्ली की एक्टिविटीज़ को अगर नोट करें, बारीकी से देखें, तो साफ नज़र आता है कि जो चाहे शरद पवार है, चाहे नीतीश कुमार है, जो लोग मिल रहे हैं उसके हिसाब से NCP मिल रही है, सारे मिल रहे हैं, बादल परिवार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चौटाला साहब इतनी बड़ी उम्र में भी वो एक सबको एक जोड़ने के जो है इसमें केंद्र बिंदु बनकर काम कर रहे हैं, और तीसरे मोर्चे के लिए उनकी भूमिका एक निर्णायक साबित हो सकती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब अभी आज़ाद हुए कांग्रेस से, और भाजपा से नज़दीकी नहीं कहूँगा, लेकिन एक PM साहब के लिए उनका आदर मान सम्मान सभी जानते हैं किस तरीके से है। और एक नई पार्टी जिस तरीके से बनाई जाएगी अभी, या जिस तरीके से वो गठन करने जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि वो आइडियोलॉजी जो है वो BJP वाली को यूज़ किया जा सकता है, और वो यहाँ किसी तरीके से यूजफुल होगा?
देखिए, मैं मानता हूँ कि हरियाणा में तो गुलाम नबी आज़ाद का कोई फैक्टर, कोई असर नहीं होगा, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रहेंगे। हरियाणा की पॉलिटिक्स में यह अगर तीसरे मोर्चे में आते हैं तो एक फेस, एक पार्टी और ऐड हो जाती है उसका, क्योंकि वहाँ देखिए फारूक अब्दुल्ला पहले तीसरे मोर्चे में रहे हैं। आप जो तीसरा मोर्चा बनेगा उसमें ये तो हो नहीं सकता कि गुलाम नबी आज़ाद और फारूक अब्दुल्ला दोनों एक साथ में आ जाएं। साथ में तीसरी महबूबा मुफ्ती भी हैं। एक स्टेट में 3 लोग हैं, 3 खेमे हैं, उनमें से कौन आपके साथ में आएगा? तो सवाल काफ़ी लंबे हैं। तीसरे मोर्चे के लिए एक देवीलाल जयंती के कार्यक्रम में कई पार्टी के नेताओं का इकट्ठा होना एक अलग बात है और तीसरा मोर्चा बनना अलग बात है। मेरा लास्ट सवाल, 25 अक्टूबर को 3 साल पूरे हो रहे हैं और चर्चा इसी पे हमारी चल रही थी। अब ये राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं ये कब से उछाल में आने वाली है? हरियाणा की राजनीति जो है वो कब से उबाल देखने को मिलेगा? मैं तो ये मानता हूँ कि जो नवंबर में जो आदमपुर का उपचुनाव होगा उसके साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार का श्री गणेश हो जाएगा, आगाज हो जाएगा। उसके साथ ही सारी पार्टियाँ अपने अपने जो है प्लानिंग के तहत, अपने एजेंडे के तहत वो एक्टिव हो जाएंगी और उसके हिसाब से प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नई गर्मी सर्दी के अंदर नजर आएगी और वहाँ से 2024 के चुनाव का एक आगाज हो जाएगा। सर्दी में होने वाला है गर्मी का आगाज और गर्मी, चुनावी गर्मी जो है वो देखने को मिल सकती है। नवंबर के चुनाव से जो है वो जिस तरीके से परिणाम आएंगे और जिस तरीके से अभी कुलदीप शोरान साहब ने सब एक चीज के ऊपर, एक स्वाल के ऊपर, हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर एक मुद्दे के ऊपर विस्तार से जानकारी दी, वो यही एक इशारा करता है कि जल्द से बहुत ज्यादा वक्त नहीं, मैं 2 साल जो पहले कह रहा था शायद उसमें अब बहुत ज्यादा कमी, करीब 1 से 1.5 साल के वक्त के बीच में वो सारी सरगर्मियां जो है तमाम राजनीतिक दलों की सरगर्मियां वो देखने को मिल सकती हैं। आज की परिचर्चा में आज के लिए लेते हैं विराम। कल फिर एक नए नेता के साथ में, एक नए चिंतक के साथ में होगी मुलाकात। धन्यवाद।